बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वरी। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी शाहीन सहबाई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। कल कराची शहर की सूरत हाल से ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद क़यामत आ गई है। 90 को ऑपरेशन किया गया रेंजर्स की जानिब से, मुतादिद ऐसे सेक्टर्स थे जिन्हें सील कर दिया गया, कारकुनान समेत अहम रहनुमा थे जिन्हें हिरासत में लिया गया, और एक ऐसा तासुर मिल रहा था कि वाकई अब MQM क्लोज हो चुकी है। कल जो कराची में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इससे मुतालिक भी तासुर आ रहा था कि शायद ये भी मुअत्तल हो जाए, मगर आज अगर देखें तो सूरत हाल यकसर हमें मुख्तलिफ नजर आती है। फारूक सत्तार की जानिब से क़यादत संभाल ली गई और कायद के बयान से इज़हार ला ताल्लुकी का भी ऐलान कर दिया गया। कल और आज की सूरत हाल को अगर हम सामने रखते हैं, मुत्तहिदा के रहनुमाओं की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनमें बहुत से ऐसे सवालात थे जिनको जन्म दिया गया। इस वक्त जहनों में मुख्तलिफ किस्म की कन्फ्यूजन्स चल रही हैं कि आया अब MQM वाकई -1 हो गई है, या फारूक सत्तार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों का इजहार किया, क्या मुस्तकबिल में उनके ऊपर अमली तौर पर भी कुछ सामने आ सकेगा। मुतज़ाद किस्म की खबरें, आमिर साहब आपकी तरफ में सबसे पहले आऊँगी। मुतज़ाद खबरें हैं कि शायद MQM की क़यादत अब तब्दील हो गई है, लेकिन कहीं से खबरें ये आ रही हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मुत्तहिदा के क़ायद जो पहले थे वही रहेंगे, अब भी पॉलिसी से मुतालिक जो फैसला है वो लंदन से किया जाएगा। पहले हम चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ को क्लियर कर दें कि असल में हकीकत है क्या। मैं कोशिश करता हूं कि इस कन्फ्यूजन को क्लियर किया जा सके, क्योंकि ये रात से ये पेंडुलम यूं का यूं जा रहा है, और रात तो यूँ लग रहा था कि कराची में और MQM पे क़यामत आ गई है, और उसके बाद पता नहीं सारे गिरफ्तार हो जाएंगे, पार्टी बैन हो जाएगी, गद्दारी के मुकदमे आ जाएंगे, तो इट्स ओवर फॉर MQM। फिर रात से ही ये, वैसे हम अच्छा नहीं लगता इस तरह की बात करता, मैं 92 ये क्रेडिट ले सकती है कि शाहीन सहबाई साहब हमारे साथ थे, और हमने सबसे पहले ऐलान किया था कि जनाब ये कुछ -1 जैसा कुछ फार्मूला बन रहा है, और उसके बाद ट्वीट्स आना शुरू हो गए। मगर दिन के वक्त जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फारूक भाई ने खुद ही काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। उन्होंने ये तो कहा कि जनाब अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं और ये पाकिस्तान MQM फैसले करेगी, लंदन नहीं करेगी। और उसके साथ में मगर कन्फ्यूजन भी छोड़ दिए कि मेरे वो हमारे कायद है, कायद तहरीक भी उनको कहा, ये भी कहा कि यार ज़्यादा ना पूछो, मुझे जान से मरवाओगे, मुशावरत तो करेंगे। तो उसके बाद से कन्फ्यूजन चल रहा है। उसके बाद से फिर आमिर लियाकत साहब, उनकी कलाबाजियां तो कल से चल रही हैं। वो कह रहे थे कि माँ को माफ़ कर देना चाहिए अल्ताफ़ भाई को, और अल्ताफ़ भाई के दिफा में सारा दिन करते रहे। और रात को फिर वो जहाँ रहे आलू, उन्होंने कहा मैंने दाल चावल मंगवाए, दाल चावल खा के उनको निर्वाणा आ गया, फिर वो नज़में लिखते रहे, फिर उनको एक होश आ गई। और आज दिन को उन्होंने तकरीर की, अभी ये TV प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी के बैठे हुए थे, तो वहाँ उन्होंने 6 बयान बदले, कभी इधर कभी उधर, उसकी डिटेल बताएंगे। पर फाइनली उन्होंने कहा मैंने सियासत ही छोड़ दिया, मैंने MQM ही छोड़ दिया। सही। अभी वासे जलील साहब के हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब ऐसे नहीं है, अल्ताफ़ भाई कायद हैं, रहेंगे। अजीज़ाबादी साहब जो है, मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी, उनके भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि नहीं जनाब राब्ता कमेटी तो फैसले वही करेगी और मिलजुल के होगा, का अल्ताफ़ भाई तो रहेंगे। इस तरह के कन्फ्यूजन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 सिनारियो पेश करूँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। उसके बाद हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाहीन सहबाई साहब हैं, वो शायद हेल्प कर सकें इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। शाहीन साहब, इस वक्त मुझे जो लग रहा है 2 सिनारियो हैं। पहला सिनारियो ये है कि ये एक तबका कह रहा है कि जनाब ये सब कुछ जो आज हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अल्ताफ़ भाई की मर्जी से हुई है, कि उनको ये बताया गया कि जनाब ये जो आपने तकरीर फरमाई है पाकिस्तान की, जो आपने शान में गुस्ताखी की है, तो इसके बाद हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, और उसके बाद तो जो है सबकी सीटें जा रही हैं, पार्टी बैन हो रही है, गद्दारी के मुकदमे बन रहे हैं, और पूरा मुल्क एक ज़ाहिर है खड़ा हो गया गम गुस्से से, पूरा मीडिया तो हर तरफ से एक बहुत ज़्यादा एक नेचुरली एक गुस्सा आ गया। तो उसके बाद उस सबको बचाने के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेयर के इलेक्शन थे, जिसका आप भी तज़किरा करते रहें, और उसके लिए उसको भी बचाना था। तो उसमें ये फिर ये शायद सोचा गया कि डिसाइड किया, ये थ्योरी है कि अल्ताफ़ भाई की मर्ज़ी से ये सब कुछ हुआ कि वो वक्ती तौर पे पीछे हो जाएंगे, और कल को जो है हालात ठीक होंगे तो देखेंगे। फिलहाल एक गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन बन जाती है, या कुछ लोगों ने आज शायद शाहीन साहब आपने ही कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल वाली सिचुएशन है कि जनाब उसमें क्योंकि फारूक सत्तार भाई ने यह भी कहा
कि ना सिर्फ कि हम डिसोन करते हैं, लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं उनके इन बयानात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने दिए, बल्कि मुस्तकबिल में भी अगर कभी उन्होंने कुछ कहा पाकिस्तान के मुतल्लिक तो भी हम जिम्मेदार नहीं हैं, वो लंदन वाले जिम्मेदार हैं। वही बात, इसका मतलब ये है कि वो जो दिल करेगा वो कहते रहेंगे, यहाँ वाले अपना करते रहेंगे। तो एक बड़ा अच्छी स्ट्रेटजी, अगर ये वाकई स्ट्रेटजी थी तो कमाल क्रेडिट देना पड़ता है कि वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी। ये तो है एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो शाहीन साहब ये है कि ये कहा जा रहा है कि नहीं जनाब, ये एक जेन्युइन किस्म का एक कू हुआ है अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ और अल्ताफ़ हुसैन साहब ये -1 हो गया है। मगर हालात का तकाजा देखते हुए, क्योंकि 20-30 साल से अल्ताफ़ साहब का एक कल्ट है और वो उनका वर्कर जो है उन पे जान देता है, उनके एक इशारे पे, जिस तरह हमने कल देखा उन्होंने मीडिया हाउसेस पे धावा बोल दिया, तो उनको पैसिफाई करने के लिए वक्ती तौर पे ये दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी ब्रेन वॉशिंग दूर की जा सके। और अभी उनको थोड़ा सा ये लंदन को कहा कि ठीक है आप आराम करें, और बल्कि अभी वक्ती तौर पे उनको अपीज़ किया गया है। और इधर वाले लोगों को भी, ज़ाहिर है पिंडी वालों को, पाकिस्तान वालों को, इस्लामाबाद वालों को, सभी को अपीज़ कर दिया गया है। तो शायद ये हो। अब इसका ये जो दूसरा सिनारियो है कि जनाब ये ग्रेजुअली उनसे लेने वाला है, इसके अंदर अब ये सवालात जो आप और मैं रेज करते रहे हैं सारा दिन और सारी रात भी तकरीबन हम इसमें शामिल थे बहस में, कि जनाब आया ये जो वर्कर है ख़ास तौर पे 90 और अतराफ़ में जो रहता है, जो कि अल्ताफ़ भाई के साथ है, उनके साथ उनका कल्ट वाला रिलेशनशिप है, वो कैसे बिहेव करता है। फिर जो है अभी तंजीम जिसे MQM कहती है, उनका मिलिटेंट विंग, वो देखेंगे किधर जाता है। फिर लंदन वाले वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अल्ताफ़ भाई इतनी बड़ी पार्टी इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। तो जिसके के इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं सेकंड सिनारियो के वासे जलील, अजीज़ा आबादी और ये आमिर लियाकत जो है, इनके जो मुतज़ाद किस्म के बयानात आ रहे हैं। तो ये तो शाहीन साहब, ये मुझे ये दो जाविये नज़र आ रहे हैं। ये कि इनमें से आप बताएं कि आपके ख्याल में पहला वाला आपको लगता है कि ज़्यादा प्लॉजिबल है या दूसरा वाला? बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। देखिए, एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फारूक सत्तार साहब की और उनके साथ जो लोग बैठे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की अपने आप को लाताल्लुक डिक्लेयर करने के लिए, शो करने के लिए, लेकिन लाताल्लुक ओपनली उन्होंने नहीं कहा। -1 का जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी इसको छोड़ें, ये बात ना करें, +5 की बात करें। +5 की बात करके वो आगे चले गए। उन्होंने ये कहा कि जी अब फैसले पाकिस्तान में होंगे, मुत्तहिदा पाकिस्तान फैसले करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है 2 घंटे भी नहीं गुजरे या 3 घंटे गुजरे होंगे कि लंदन से जब रिएक्शन आना शुरू हुआ तो आपने भी देखा कि जी उन्होंने कहा कि जी फैसले पाकिस्तान में होंगे और फिर लंदन की राब्ता कमेटी भी उनको देखेगी और फिर फाइनली अल्ताफ़ भाई ही उनका फाइनल डिसीजन देंगे। तो स्टेटस को वहीं का वहीं आ गया जहां पे ये मामला शुरू हुआ था। अब 4-5 ग्रुप जो है MQM के, धड़े कह लें आप उनको, ग्रुप कह लें, डिवीजन कह लें, ये अब सामने क्लियरली नजर आ रहे हैं। पहला एक जो था कमाल मुस्तफा साहब का, वो तो अलग है ही। दूसरा ये आया फारूक सत्तार साहब का। तीसरा अब आ गया जी अल्ताफ़ भाई का कि जी हम नहीं मानते, हम तो लंदन में ही फैसले करेंगे, वो कहते हैं हम पाकिस्तान में फैसले करेंगे। चौथा जो मिलिटेंट ग्रुप है, वो आपने कहा कल्ट है अल्ताफ़ भाई का, वो क्या करते हैं, जो उनके सेक्टर कमांडर थे और जो मिलिटेंट्स थे और लड़ाका थे और फाइटर्स थे जो थे, वो किधर जाते हैं, वो किसकी बात मानते हैं। उन्होंने अभी अटैक करके ARY पे और बाकी चैनल्स पे जो उन्होंने किया, इसका मतलब है वो तो अल्ताफ़ भाई की बात सुन रहे हैं आजकल भी। तो एक ग्रुप वो भी है। दूसरा एक और भी खामोश बैठा हुआ ग्रुप है, वो आपने शायद मेंशन नहीं किया, वो है गवर्नर सिंध साहब भी बैठे हुए हैं। एक वो भी MQM के एक एस्पायरेंट कह लें या एक कैंडिडेट हैं कि जी अगर ये फल टूट के गिरेगा तो शायद हमारी झोली में आ जाए। इसी तरह एक और निकले थे जिनका आपने अभी जिक्र खुद ही कर दिया, अपने आमिर लियाकत साहब, डॉक्टर साहब, वो तो अभी आए थे पैराशूट करके नीचे और आते के साथ ही मेरा ख्याल है इतना
उनको गरम वो मिला है फ्राइंग पैन के, वो फ्राइंग पैन से निकल के पॉलिटिक्स ही छोड़ रहे हैं, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द ऑब्लिवियन होते जा रहे हैं खुद ही। तो ये एमक्यूएम की अब सिचुएशन इस वक्त जो है ना बड़ी ही कंफ्यूज और बड़ी ही chaotic एक सिचुएशन है, जिसमें कि मेरा ख्याल है कोई वर्कर, कोई फाइटर, कोई उनका सपोर्टर, एमएनए एमपीए कोई फैसला नहीं कर सकता कि वो किस तरफ जाएं। और आगे आ गया इलेक्शन, आगे आ गया उनका जो सारा का सारा सेटअप है वो सील हो गया। मतलब है कि ऑफिशियली मजिस्ट्रेट के तहत वो सील हुआ है किसी लॉ के तहत। अब कोई कोर्ट ही उसको खोल सकती है, वो कोई मजिस्ट्रेट दोबारा जाके खुद नहीं खोल सकता। तो वो कौन से लॉज हैं, कौन से क्या उन पे चार्जेस लगे हैं, कहाँ केस चलेगा, कैसे वो खुलेंगे, इन्होंने तो डिमांड किया था फारूक सत्तार ने कि जी सबको खोला जाए, लेकिन वो इतनी जल्दी खुलने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि एमक्यूएम और कराची की सूरत हाल बहुत ही डिस्टेबलाइज हो गई है और फेडरल गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता वो क्या करें, सिंध गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता वो क्या करें, बेचारे देख रहे हैं खड़े हुए कि जी हम क्या करें। ठीक है शाहीन साहब, विफाकी हुकूमत के ऊपर तो हम बात करेंगे कि उनकी तरफ से किस किस्म का किरदार हमें देखने को मिलेगा। जैसे आपने कहा कि वाकई बड़ी कंफ्यूजन किस्म की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। जिस तरह से आमिर साहब ने बात की मुकदमे के हवाले से, इस पर भी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बारहा ऐसी तकारीर की जाती रही, मगर अभी सिर्फ गद्दारी का मुकदमा ही क्यों दर्ज किया गया। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से हम ब्रेक पर जाने से पहले शाहीन साहब की तरफ से विफाकी हुकूमत के हवाले से भी बात की गई, उस पर भी हम सवालात उठाएंगे, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही रहें। जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने अल्ताफ हुसैन पर बड़े मोहतात अंदाज में तनकीद की है या फिर शायद कल के वाक़े की सफाइयाँ पेश की हैं, समझते कि वो कामयाब हुए हैं कि एक तीर से दो शिकार कर लिए गए? मैं कहता हूँ कि फारूक सत्तार साहब को क्रेडिट देना पड़ता है कि आज जो उन्होंने फनकारी दिखाई है, और क्या मेरा ख्याल है हम पार्लियामेंट में उनको बड़े अरसे से देखते हैं और अक्सर माफ़ कीजिएगा तंग ही आ जाते हैं क्योंकि उनकी एक तकरीर की टेप चल जाती है और सबको पता होता है। मैं ये जो आज टेप उन्होंने चलाई है, मेरा ख्याल है ये ज़िंदगी की उनकी बेहतरीन शाहकार टेप थी। सही, उसमें उन्होंने सभी को खुश किया। उन्होंने जो कल का इतना बड़ा क्राइसिस था उसको वक्ती तौर पे डिफ्यूज़ कर दिया। अब देखेंगे वो कितनी देर तक रहता है, मगर उन्होंने फ़ौज को भी खुश कर दिया, उन्होंने एमक्यूएम के सारे धड़ों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ दिया। उन्होंने इस्लामाबाद के लिए, कराची सिंध गवर्नमेंट के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, इनके लिए, भाई बहनों बच्चों सब के लिए कुछ ना कुछ एक आधे क्रम्स या एक आधी हड्डी थी कि जनाब ये आप लें, ये आप लें। कमाल था। मगर ये है कि उसमें ज़ाहिर है अल्ताफ भाई को भी उन्होंने किसी जगह से उनकी शान में गुस्ताखी नहीं की और उन्होंने मोर और लेस उसके बाद जिस तरह डिस्क्रिप्शन बताई उनकी कि वो बेचारे बीमार हैं या तनाव में हैं या उनसे बस हो गया, तो उसके बाद तो इवन अल्ताफ हुसैन भी इस सारी जो उन्होंने मुगल्लज़ात कही हैं उसके बाद वो भी लगे कि बेचारे लगे कि वो भी बीमार हैं जो कि शायद ठीक हो जाएंगे। तो बाद में एक तरस सही उन पे भी कुछ लोगों को आना शुरू हो गया। तो ये तो उनको एक क्रेडिट जाता है। मगर ये जो मैं आगे दो सिनारियो की बात कर रहा था कि एक, क्या ये जो हुआ है अल्ताफ हुसैन की मर्जी से हुआ है या ये कोशिश की जा रही है कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उनका कल्ट तोड़ा जाए, और अगर -1 नहीं भी हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता बदतरीज तरीके से वो -1 बना दिया जाए, उनसे पावर आहिस्ता आहिस्ता ली जाए। तो दोनों सिनारियों में ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो सवाल है, बहुत सवाल है मगर सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या ये अल्ताफ हुसैन इतनी आसानी से ही, उनकी बेबी है, ये 30 साल से उन्होंने ये बेबी जो है पाली है, तो वो इतनी आसानी से छोड़ देंगे? चाहे उनकी मर्जी से हुआ है तो भी वो उसके ऊपर देख तो रहे हैं, अगर नहीं मर्जी से हुआ तो भी जिसके कि आज इंडिकेटर्स हल्के फुल्के नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके साथ जो है और भी बड़े सवाल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ कि एक जो कि बड़ा ख़तरनाक है वो ये है कि मिलिटेंट विंग जो है, जिसे तंजीम एमक्यूएम में कहा जाता है, ये आम लोगों को सबको पता है, ये तासुर भी है और काफ़ी हद तक ठीक भी है कि वो डायरेक्टली अल्ताफ हुसैन के
अंडर रहा हुआ है, उनके लोगों से ज़ाती डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वो उनकी सुनते हैं और उनके काफ़ी इस तरह के लोग हैं जो कि उनके कहने पे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये जो भी अमन आया हुआ है और अभी ये लोग भागे हुए हैं, तो क्या ये कोई खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि ये दोबारा जब देखें कि ये जा रही है तो ये दोबारा रीलॉन्च हो जाएं, तो वो एक ख़तरा है। सो ये अभी इसके अलावा मेरा ख्याल शाहीन सहबाई साहब से पूछ लें, फिर मेयर के हवाले से ख़ास तौर पे बड़े सवाल आते हैं जो कि शाहीन साहब उस पर अपना तबसरा दे लें, फिर मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी शाहीन साहब। देखिए, मेयर के बारे में तो मेरा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। मैंने बल्कि आपके प्रोग्राम में आज पहले भी कहा था कि जी एक ऐसी पार्टी का जिसका लीडर जो है वो पाकिस्तान को ही गालियां दे, उस पार्टी के लीडर को आप ला के और कराची का मेयर कैसे बना सकते हैं? ये बात आज पूछी गई वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं तलाल चौधरी साहब से आप ही के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि जी उनसे पूछा गया रही है कि आप बताएं कि आप MQM के किस धड़े के साथ वफाकी हुकूमत जो है बातचीत करेगी। उन्होंने कहा जी हम उनके साथ तो बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे जो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहते हैं। हम इनके फारूक सत्तार साहब के धड़े से बिल्कुल बात करेंगे, ये पाकिस्तान में है, यहाँ पार्लियामेंट में है, हम इनसे जमहूरियत का एक तकाजा है कि हम बातचीत कम्युनिकेशन जारी रखें इनसे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जी मैंने कहा आप उस धड़े से तो बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उनके जो नए मेयर आ रहे हैं उनसे आपने पूछा है कि वो किस तरफ खड़े हैं? बिल्कुल। वो क्या लंदन के साथ खड़े हैं या वो फारूक साहब के साथ खड़े हैं? उन्होंने कहा जी ये तो नहीं पूछा। तो मैंने कहा जी उनको मेयर बनाने से पहले क्या ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी पोजीशन वजाहत करें और ये बताएं कि क्या आप सपोर्ट करते हैं अल्ताफ भाई को या उनको कंडेम करते हैं? तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा हाँ जी ये पूछना चाहिए उनसे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उन्हें वोट देने आएंगे उनसे भी पूछना चाहिए कि जी आप किस तरफ सारे लोग खड़े। तो मैंने कहा जी फिर आप ये क्या इलेक्शन को पोस्टपोन करेंगे और क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी नहीं ये तो इस तरह तो पता नहीं है, अभी इलेक्शन तो कल आ गया है, मगर ये कि ये जरूरी है कि जी उन मेयर साहब की पोजीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जी वो किस साइड पे हैं। और अब अल्ताफ भाई ने भी कह दिया है, लंदन से भी आ रहा है कि जी हम तो अपने फैसले जारी रखेंगे, हम यहाँ से बैठ के फैसले करेंगे। अब मेयर साहब को भी फैसला करना पड़ेगा कि जी वो किस तरफ है। शाहीन साहब मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, मगर मुझे शुबा पड़ता है कि वसीम साहब जो मेयर के कैंडिडेट हैं वो शायद ये सत्तार साहब के साथ ही वक्ती तौर पे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी दरमियानी सा रास्ता निकाला ना कि मुशावरत तो रहेगी, वो इज्जत भी रहेगी, मगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, अपने फैसले करेंगे। सो एक दरमियानी रास्ता तो निकाला हुआ है। जाहिर है उन्होंने अगर मेयर बनना है तो उनके साथ ही जाना पड़ेगा। दूसरे वोरा साहब क्योंकि उनके ब्याह पे उनके डिप्टी हैं तो वो भी साथ है। मगर असल क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है जो आपने बात की कि जनाब ये कराची जो है दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है, 2 करोड़ 30 लाख की आबादी है, और पहले ही मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में कोई ऐसी इसकी नज़ीर होगी कि मेयर को इतने बड़े शहर का बनने जा रहा है और वो जेल में हो। उसमें संगीन इल्ज़ाम आते हैं, उनके ऊपर जो लिस्ट है चाहे इल्ज़ाम ही हैं मगर वो बड़े संगीन हैं कि इस तरह के हिसाब को। और अब इस सिनारियों में कि कराची की आप ताकत दे दें मेयर की, जो कि मैं समझता हूँ जमहूरियत पसंद के होने के नाते कि देनी चाहिए, और हम ये कहते रहें कि ना सिर्फ दें बल्कि एम्पावर भी दें, पावर भी उनको साथ में दें और वसाइल भी दें। मगर अब ये सवाल ज़रूर आ जाता है कि जनाब ये जो कल का वाक़या हुआ है कि अगर इनके कंट्रोल में एम्पावर्ड भी हुए और इनको पुलिस भी इनके अंडर कर दी गई या कुछ और भी अहम किस्म के इनको डिपार्टमेंट्स दे दिए गए तो इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। उसकी एक और जो डायरेक्शन उसकी निकलती है, जाविया जो एक है शाहीन साहब, वो ये भी है कि इसके अंदर ये वाला जो अहम मसला उसका है कि ये आप दे तो देंगे ये पावर, मगर ये पावर का इस्तेमाल फिर कैसे हो सकता है। दूसरा कि कल देखा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जब वो लोगों को इंसाइट किया तो लोगों ने उन्हें उनकी सुनी। अगर फारूक सत्तार एंड कंपनी और वसीम अहमद साहब का उन लड़कों पे या कल्ट पे कंट्रोल नहीं है तो फिर इनका क्या फ़ायदा, फिर इनकी क्या ताकत है। अगर आज भी और कल भी
इनके कंट्रोल में नहीं है वो लड़के, तो फिर इनकी हैसियत क्या है? देखिए, वसीम साहब के बारे में अगर आप बात करें तो ये वो वजीर हैं कि वजीर दाखिला थे जब 12 मई हुआ था, आपको याद होगा, और पूरा का पूरा कंट्रोल कराची का इनके हाथ में था। और ये सारा का सारा लंदन से टेलीफोन के जरिए वो कंट्रोल हो रहा था कि जी क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। और मैं क्योंकि कराची में था और उस वक्त मैं चैनल में था, एक डायरेक्ट हमें लंदन से ऑर्डर आ रहे थे कि जी आप ये करें और ये करें, ये ना करें, ये ना करें। तो वसीम साहब तो मेरे ख्याल है डायरेक्ट एक लॉयलिस्ट हैं लंदन के, और वो बराए नाम तो कह लें आप उनको, बनने के लिए, मेयर बनने के लिए शायद वो थोड़े दिन के लिए फारूक सत्तार साहब से हाथ भी मिला लें और उनकी बात भी सुन लें, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जी वो लंदन की बात नहीं सुनेंगे और पाकिस्तान के फैसले मानेंगे और फिर मेयर बन के जो उनके पास पावर रहेंगी वो फिर ये अपनी मर्जी से और फारूक साहब की मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इसको हजम करना बहुत मुश्किल है जब तक कि अल्ताफ भाई। जी बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। जिस तरह से शाहीन साहब ने बात की, और ये कि जो MQM के मुताद्दिद रहनुमाओं की जानिब से मुसलसल वक्त गुजरने के साथ साथ मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, और ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो करने की कोशिश की गई कि अल्ताफ हुसैन बड़े मासूम बल्कि मजलूम हैं, जो भी उन्होंने बातें की, लेकिन इस बात का भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे और जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस ऑपरेशन से ज्यादा अल्ताफ हुसैन की अपनी तकारीर ने इस पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। शाहीन साहब, आपकी तरफ आऊंगी। कल के प्रोग्राम में भी आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने एक खास शख्स का जिक्र किया, कभी वो सहाफ़ी बन जाते हैं, कभी वो रहनुमा बन जाते हैं किसी जमात के, कभी वो एंटरटेनर के तौर पर सामने आते हैं। आज भी मैं उनका जिक्र करना चाहूंगी। नाम लें, आमिर लियाकत की बात कर रही हैं शाहीन साहब, जानते हैं मैं आमिर लियाकत की बात कर रही हूँ। कल हमने देखा कि कल वो इस सारी सूरत हाल को डिफेंड कर रहे थे, आज शाम तक वो उन बयानात को डिफेंड कर रहे थे, अभी से कुछ देर पहले उन्होंने सियासत ही छोड़ दी है, क्या कहेंगे? देखिए, आमिर लियाकत साहब जो हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं, ये एक क्या कहना चाहिए कि हाई ग्रेड या परले दर्जे के अपॉर्चुनिस्ट हैं। वो जहां उनको मौका मिलता है वो अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, वो फिट हो जाते हैं। मुशर्रफ की गवर्नमेंट में वो फिट हो गए थे, जाली डिग्रियां उनको बनानी पड़ी, जाली डिग्रियां उन्होंने बना ली। 15 दिन में उन्होंने BA, MA, PhD सारी डिग्रियां ले ली, और जब वो एक्सपोज हो गई उनकी डिग्रियां, तो मुझे याद है कि मेरे सामने मेरे दफ्तर में आके माफिया मांगी कि जी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। फिर वो आमिर या आमिर ऑनलाइन बन गए, आलम ऑनलाइन बन गए, और पूरी दुनिया को उन्होंने इस्लाम के और दीन के दर्स देना शुरू कर दिए। उसके बाद भी जब वो दरमियान में ब्रेक होती थी तो गालियां देते थे, जो कि रिकॉर्ड होके टेप होके हमारे सामने आ गई। फिर वो एंटरटेनर बन गए, फिर वो नीलाम घर करने लगे, फिर वो अब MQM पे कब्जा करने के लिए पैराशूट करके पता नहीं कहां से आ गए कि जी मैं MQM का लीडर हूँ। MQM ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया उनको कि ये आपको कोई ऑफिस दिया गया है या कोई जगह, कोई पोजीशन दी गई है। वो खुद ही हर जगह आ जाते हैं कि जी मैं MQM का मरकजी लीडर हूँ। और अब जैसे ही 8 घंटे के लिए रेंजर ने उनको अपने पास रखा, अब वो कहते हैं कि जी मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ, बल्कि एक TV प्रोग्राम पे मैंने सुना कि वो कह रहे हैं मैं मुल्क ही छोड़ के जा रहा हूँ, ये भी उन्होंने कहा है आज ही। सही, तो सही। ऐसे लोगों को छोड़िए, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनके पीछे क्या पूरे कराची को आप इनके हवाले कर देंगे तो फिर कराची का अल्लाह मालिक है और हम सब लोगों का अल्लाह मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर साहब, आप इनकी कलाबाजियों पर क्या कहेंगे? ये शाहीन साहब, आप थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं। वो ठीक है, हम तो अपने साफ़ी भाइयों पे एतराज़ करते रहते हैं कि जनाब आप या साफ़ी बन जाएं या जो गवर्नमेंट नौकरियों में सियासत कर लें, तो वो हमारे पे ये सियासी अदाकार होने का इल्ज़ाम लगता है। तो इनको आप दाद दें कि इन्होंने 6 टोपियां पहनी हुई, जिसका आपने जिक्र किया कि आलम भी हैं, TV एक्टर भी हैं, गाने भी गाते हैं, जो मर्जी करवा लें उनसे, मगर उनका मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी उनका रोल है जिस पे उनको क्रेडिट जाता है वो है एंटरटेनर।
और वो चाहे सियासत में हो वो एंटरटेन करते हैं, चाहे वो उन्होंने तो माजरत के साथ जो है मजहब के अंदर भी जो है ना वो भी कोशिश की है उसको भी एंटरटेनिंग बनाने की, जो है उसके अंदर भी ये वाला एलिमेंट डाल दिया है। तो वो उनका ये एंटरटेनमेंट जारी है। और आज तो वो जो टीवी पे काशिफ अब्बासी के वो जो एंटरटेनमेंट थी, एक अपनी क्लास थी कि उन्होंने पहले वो 6-6 दफ़ा उन्होंने ऊपर नीचे बयान बदला। पहले उन्होंने कहा कि वहाँ मुझे बड़ा अच्छा रखा, फिर उन्होंने कहा वहाँ मुझे हिरासत में रखा, फिर मैं तो सिर्फ उनसे दाल चावल मंगवाए थे। तो जो है उसके बाद फिर वो कभी गुस्से में आ जाते थे, कभी परेशान हो जाते थे, कभी कहते थे कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, फिर कहते नहीं मैं होश में कर रहा हूँ। तो बहरहाल कमाल था। पर मुझे उनकी समझ आती है थोड़ी सी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उनका हुआ ये था, मेरा ख्याल है कि एक ये जो बल्दियाती इलेक्शन थे तो इत्तफाकन वो और हम एक ट्रांसमिशन में इकट्ठे थे। तो उन्होंने उस ज़माने में कोशिश कर रहे थे, राग़िब थे MQM के तरफ दोबारा कि सियासत में आने का वो कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने इस तरह का एक रखा कि वो फ़ौज के साथ भी बहुत उनके अच्छे तल्लुकात थे, तो वो दोनों को खुश कर रहे थे। तो मैंने बल्कि एक टीवी शो में उनसे कहा, मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैंने कहा आप दोनों को खुश कर रहे हैं, यहाँ तो शायद जो है ना आपको एक तरफ जाना पड़ेगा। उन्होंने हंस के कहा नहीं आप देखिएगा मैं दोनों को कैसे साथ चलाता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि वो इम्बैलेंस जो है ना थोड़ा सा हो गया था और उनका ये जो बैलेंसिंग एक्ट था वो ख़राब हो गया था। तो वो उसमें जब MQM में वापस आए तो ये सबको पता है कि वो पैराशूट करके ही आए थे, वो डायरेक्टली लंदन के राब्ते से आए थे। अल्ताफ़ साहब ने उनके वो एकदम दोबारा फेवरेट बड़ी बन गए। तो वो शायद थोड़ा सा सत्तार साहब का, फारूक सत्तार भाई का कद छोटा करना चाह रहे थे, जो कि वो करते रहते हैं कि नया जब भी कोई बड़ा बन जाता है तो राइवल खड़ा कर देते हैं। तो उनका कद छोटा करने के लिए दोबारा इनको लाया गया था। यहाँ इनकी कोई इतनी ज़्यादा पार्टी के अंदर उस तरह की सुनवाई नहीं थी, लोग पसंद नहीं थे करते उनके ये मुतज़ाद रोल्स की वजह से। तो अभी आज जो हुआ, फिर वो जब कल उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्ताफ़ भाई की वो सारी डिफेंस की, तो शाम को ज़ाहिर है फिर उन्होंने दूसरे वालों ने बुला लिया। तो रात को हिरासत में वो जो नज़में लिखते रहे हैं, वो नज़में सुनते रहे हैं, तो उससे कन्फ्यूजन समझ आ रहा था कि आज वो वापस जब आए हैं तो वो एक तरफ की बात करते थे, दूसरे का फ़ोन आ जाता था, दूसरे की करें तो वो पहले का आ जाता था। तो वो वाला सिचुएशन हुई थी और नज़र आ रहा था कि दरमियान में वो लंदन वाले भी अब ज़ाहिर है उनसे भी नहीं वो जान छुड़ा सकते और यहाँ वालों को भी खुश करना है। तो वो मेरा ख्याल कुर्बानी जो उनकी हुई है इसी कन्फ्यूजन की वजह से हुई है। शाहीन साहब, ये मेरी थ्योरी है। बिल्कुल ठीक है आपकी थ्योरी, ये सही कह रहे हैं आप। और ये आप 6 किश्तियों में अगर सवार होंगे ना तो फिर आपने दरिया के अंदर ही डूबना है। मेरा ख्याल है ये बहुत जल्दी चंद घंटों में ही डूब गए। मैं उनको दाद तो देना, एंटरटेनमेंट की तो उनको दाद दें। नहीं, उनकी हिम्मत है कि वो 5-5, 6-6 किश्तियों में एक साथ सवार होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे 2 कश्तियों वाला कहा जाता है वो डूब जाता है, लेकिन यहाँ तो 5-6 वाला है। शेख रशीद से है कि सियासत की दुनिया में वो बड़ा एंटरटेनर कौन है, शेख रशीद हैं या उनको टफ टाइम जो दे रहे हैं, मेरा ख्याल है वो आमिर लियाकत दे रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा आमिर साहब, आपको नहीं लगता कि इस किस्म की जो सिचुएशन आ गई है, जिस तरह से हर लम्हा बदलते हुए ये बयानात हैं, ये भी इस पार्टी को, सियासी जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, MQM का मैं समझता हूँ शाहीन साहब ने बड़ा अच्छा आगे तजिया दिया कि आगे ही जो है ये 4-5 हिस्से तो MQM के हो चुके हैं कि पहले एक MQM होती थी, उस MQM के बाद ये महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा बन गई, उसके बाद से ये आमिर और आफाक ग्रुप हो गया, जो कि अभी आफाक ग्रुप अभी भी एग्जिस्ट करता है, आमिर वापस आ गए, जो कि याद रहे कि अभी उनका रोल समझ नहीं आया, वो नज़र आ रहे हैं, बताया गया है हमें कि उनका बयान भी उनके फारूक सत्तार के हक़ में आ गया और मीटिंग्स में भी मौजूद थे, मगर अभी उनका रोल और उनका एग्जैक्ट डमीनर का पता नहीं है। सो वो भी एक बीच में वाइल्ड कार्ड हैं। मगर उसके बाद एक जो है मुस्तफ़ा कमाल की PSP बन चुकी है, दूसरी पार्टी आफाक की हो गई, पहली MQM की हो गई, और जो है आज जो है चौथा ग्रुप जो है लंदन ग्रुप अलहदा हो गया है और पाकिस्तान MQM। सो ये 5 पार्टियां तो पहले ही बन गई हैं। मगर आगे मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि फारूक सत्तार के मुकाबले के वहाँ पे काफ़ी और भी लोग हैं जो अपने आप को उतना ही कदावर समझते हैं, और ये जो लंदन वर्सेस पाकिस्तान MQM जो जा रहा है, तो कोई पता नहीं कि ये आगे इसके मज़ीद हिस्से बखरे होते हैं या नहीं। मगर एक बात आप क्लियरली कह सकते हैं कि MQM की ताकत कम हो रही है। जो इनका पहले था
वो तो ईनानी केस कराची पे वो होल्ड नहीं रहा हुआ, जो उनकी मसल पार थी कि जब वो चाहें कराची बंद करवा दें, जब वो चाहें वो करवाएं। आइसोलेटेड थे कि वो किसी हुकूमत का 14-15 साल बाद पहली दफ़ा है कि ना वो सिंध हुकूमत का हिस्सा है, ना वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको पसंद नहीं करती। मीडिया के अंदर भी ये कल के वाक़े के बाद मज़ीद उनकी जो पहले कंट्रोल था कि कराची की केबल के ज़रिए वो पूरा मीडिया भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये MQM जो है, मैं समझता हूँ कि ये ऑन इट्स वे डाउन है, ये आगे से कमज़ोर तर होती जा रही है। अब ये पता नहीं है कि ये मुल्क की सियासत के लिए, कराची के लिए अच्छा है या बुरा है। इस पे तबसरा मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है, उसके बाद शायद किया नहीं, ब्रेक की तरफ तो जाएंगे आमिर साहब, लेकिन ये है कि मैं एक चीज़ छोड़े जा रही हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। जिस तरह से आमिर साहब आपने बात की है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए दो चीज़ें हमें अलग नज़र आ रही। फारूक सत्तार और लंदन सेक्रेटेरिएट, हमें ये दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज भी अगर वोट मिलता है तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पर ही मिलता है। अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं तो क्या इसका फारूक सत्तार साहब को नुकसान पहुँचेगा और इसका सियासी फ़ायदा किसे होने जा रहा है? इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। आमिर साहब, ये जो आज अगर मगर से भरी हुई मुबहिम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस चीज़ को शो किया गया कि अब फारूक सत्तार एक अलग धड़ा हो गया, लंदन सेक्रेटेरिएट को अलग कर दिया गया, समझते हैं कि आंखों में धूल झोंकने के बराबर था? कुछ तो हद तक तो धूल झोंकना है, मगर ये इसके साथ मैं समझता हूँ कि ये आपको MQM का स्ट्रक्चर भी समझने की ज़रूरत है कि इतना सिंपल है नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। ये इस तरह ही है जिस तरह वो कासाब्लांका की फिल्म के अंदर उसके वो शुरू में वो पूरा सिनारियो बताते हैं कि जनाब ये कासाब्लांका है, यहाँ कोई किसी पे एतबार नहीं करता, यहाँ दुनिया के सारे लोग एक दूसरे की तरफ शक की निगाह से देखते हैं। वो बड़ा मज़ेदार उसका इब्तिदाइया है। तो MQM की भी सूरत हाल यही है कि अभी कहने को तो फारूक सत्तार भाई ने कह दिया कि जनाब लंदन जो है हम उनसे अलहदा हो गए, अपने फैसले करेंगे, मगर लंदन में एक तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को आदत नहीं है कि वो पावर इस तरीके से छोड़ें। वो हर चीज़ माइक्रो मैनेज करते हैं और ख़ुद कंट्रोल रखते हैं, ये एक आदत रही हुई है। उसके बाद उनका एक पूरा लंदन ग्रुप है। आज ही आप ट्वीट्स में देख रहा था मोहम्मद अनवर साहब की और नदीम नुसरत और वासे जलील भी अभी उसी धड़े के हिस्सा हैं, तो उनको भी एक आदत है। फिर जितना वो यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे तो फारूक सत्तार साहब के लिए प्रॉब्लम होगी। फिर यहाँ दुकड़म तिकड़म चकड़म पता नहीं क्या क्या ग्रुप्स हैं, कोई किसी से मिला हुआ है, कौन किससे मिला हुआ है ये नहीं पता चलता। तो ये एक बड़ी इसमें एक लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ मुझे नज़र आ रही हैं कि ये इतना स्मूथ सेलिंग नहीं होगी यहाँ, क्योंकि अभी तक ये पार्टी ऐसे इसलिए चलती रही अभी तक कि उसके अंदर ताकत का महवर एक था, अल्ताफ़ हुसैन। तो अभी ये ओवरनाइट जो है और ये पार्टी उनके इर्द गिर्द ही रही है, तो आज भी मुझे लगता है ऐसे ही है। मगर अब जो ऐलान किया है फारूक सत्तार साहब ने, जो देखेंगे कि ओवरनाइट जो है 30 साल का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि एक बंदे के इर्द गिर्द है, ये कैसे अलहदा जाएगा और कैसे चलाएंगे, तो ये अभी तो देखना पड़ेगा। ये चीज़ें इतना आसान काम नहीं है। और इसके अंदर ये एक तो है लोकल ऑफ कोर्स कराची की MQM है, फिर सिंध के चैप्टर है, मगर फिर उसके अंदर दुनिया भर में याद रहे कि MQM अमेरिका है, MQM साउथ अफ्रीका है, MQM यूरोप है, तो वो बड़े लोग बड़ा कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो ये कन्फ्यूजन है, टोटल एक केओस है, तो ये आसान काम नहीं है। और फिर यहाँ पे रह के फारूक सत्तार साहब को सिर्फ MQM के सारी लॉबीज़ को सेटिस्फाई नहीं करना, उनको रेंजर्स को भी सेटिस्फाई करना है, उनको सिंध गवर्नमेंट के साथ भी कुछ ना कुछ अपना एक सिस्टम देखना है। इस्लामाबाद है, फिर चौधरी निसार हैं। सो ये जो कहते हैं ना टाइट रोप वॉकिंग, ये एक बड़ी रस्सी के ऊपर वो जिस तरह जगलर्स चलते हैं, हाथ यूं करके चलना पड़ेगा उन्हें। नहीं, इसका मतलब तो ये ना आमिर साहब कि आज बड़ा कामयाब पत्ता खेला गया फारूक सत्तार की जानिब से कि अपनी जमात को किस तरह से पाबंदियों से बचाया जा सकता है। ये तो उनकी कामयाबी है ना? नहीं, आज तो की तो सूरत हाल ही और है कि कल एक क्राइसिस सिचुएशन थी, क्राइसिस हो गया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो कुछ कह दिया, उसके बाद तो फिर क़यामत आ गई थी ना। पहली दफ़ा याद रहे कि इस तरह की बातें वो पहले भी करते रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग्स आती रही हैं।
मगर ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की, जो कि इवन MQM के अंदर, महाजरों के अंदर भी जो है, उनके अंदर भी उतना ही इस बात का गुस्सा था कि हर कोई, आपने देखा कि रात को ट्वीट्स आनी शुरू हो गई इनकी मेजर लीडरशिप की कि नहीं जनाब ये एक रेड लाइन है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर्नल मशदी की आई, उसके बाद और लोगों की आई, रशीद गोडेल की आई, तो वो सारी एकदम से रिएक्शन आया। तो उनका कमाल इतना ही बहुत है, मैंने शुरू में जैसे कहा कि मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने वक्ती तौर पे उस क्राइसिस को अवर्ट कर लिया, या कम से कम उसको लगता है कि तमाम लॉबीज़ को कुछ ना कुछ क्रम्स फेंक के उन्होंने थोड़ा सा जो है ना से मामले को थोड़ा सा सुलझा लिया और सबको वक्ती तौर पे खुश कर दिया। मगर क्या ये सारा सस्टेनेबल है कि ये तमाम पावर लॉबीज़ जो हैं इन सबको खुश रखा जा सकेगा? ये मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। नहीं, अपनी गुफ्तगू में आमिर साहब जो आपने एक रिएक्शन के ऊपर बात की कि हमने देखा रात गई इस किस्म की सूरत हाल, ट्वीट्स आना शुरू हो गए आला उनके रहनुमाओं की जानिब से, ओहदेदारों की जानिब से। मुस्तफ़ा कमाल तो बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके हैं कि रात को कोई तकरीर की जाती थी, सुबह हम लोगों की दौड़ें लगी हुई होती थी, हर चैनल पर हम लोग पहुंचे होते थे और सफाइयाँ पेश कर रहे होते थे। ये कोई नई बात तो नहीं है, रिएक्शन उनके पहले भी इसी तरह से आते रहे। मुस्तफ़ा कमाल जो बातें कहते रहे हैं या कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन के बारे में, वो सारी चीज़ें तो पहले भी प्रूव हो रही थी, आज मज़ीद प्रूव हो गई हैं, वो तो सब कुछ ठीक है। मगर उनके और फारूक सत्तार के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि उन्होंने जो लाइन दी थी वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जाके ली थी। तो MQM में बहरहाल एक उनका कल्ट है, लोगों की एक 30 साल से उनकी उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, या कम से कम अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता उनका पार्टी के ऊपर होल्ड या असर जो है। तो वो फारूक सत्तार ने दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है कि उन्होंने उसी मिरास को लेके अल्ताफ़ हुसैन का नाम ही लेके जो है उस ग्रुप को इंटैक्ट रखा हुआ है। अभी ये आगे सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ही यही है कि जनाब आइंदा आने वाले दिनों में ये क्या ऐसे ही रहेगा, अजीज़ाबाद के लोग या बाकी वो लोग जो हैं इस तरह ही रहेंगे, या लंदन से मिक्स, जिस तरह आज एक दिन में 2-3 मुतज़ाद किस्म के बयानात आ गए और ये कल को 6 हो जाते हैं, तो लोगों को डायरेक्ट कॉल्स भी आई एम श्योर जारी होंगी और उसका असर नज़र आना शुरू हो गया। तो ये आइंदा मेरे ख्याल चंद दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। मगर आज से ये तजाद नजर आना शुरू हो गया है कि ये इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट ओवर, द क्राइसिस इज स्टिल देयर। और याद रहे, मैं आखिरी बात कर दूं कि इस वक्त भी मुकदमात हैं, इस वक्त भी दफ्तर सील है, कल इलेक्शन का फैसला अभी होना है, उम्मीदवारों के कार्ड्स भी पड़े हुए 9-0 में। आमिर साहब, तो इसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा? मैं भी ये देख रहा था कि उनके ना सिर्फ के उम्मीदवारों के कार्ड है, उनका सारा रिकॉर्ड भी है और उनका सारा जो तंजीमी स्ट्रक्चर है अभी फिलहाल वो सील है। तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद जो है अभी वो माफ़ी तलाफ़ी अभी हुई नहीं है। अभी इस चीज़ को देखना है कि वो जो केसेस हुए हैं वो किन के ख़िलाफ़ हैं, उनका कैसे उनको जो है डील किया जाएगा, मार दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। वो जो इस तरह का कोई गाना है तो वो मेरा ख्याल हमारे यहाँ बड़ा फैशनेबल हो गए हैं आजकल गाने, तो वो देखा जाएगा, तेरे साथ सलूक किया जाएगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है। आमिर साहब, इस सारी सिचुएशन में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। सारी सिचुएशन में कहा जा रहा था कि हो सकता है मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी PSP इसका फायदा उठा जाए। जिस तरह से जो बातें उनकी जानिब से की गई, आपने भी अभी वजाहत की उसकी कि कल भी हमने देखा उनकी सच्चाई साबित हुई, बहुत पहले भी देखा जाता रहा कि जो वो बातें करते रहे वो बड़ी सच थी। कहा जा रहा था कि कल जो सूरत हाल है उसके बाद PSP को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में आला ओहदेदार कारकुनान वहां पर जाएं, उनमें शमूलियत का ऐलान करें, लेकिन हमने देखा कहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कि अभी भी एतमाद और भरोसा अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर ही है। मेरा ख्याल है कि वो PSP ने शुरू से ही गलती कर ली थी। उन पर ये जो ये इल्ज़ाम लग गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के आए हुए हैं, ये जो है ना ये ऐसा एक उनके ऊपर ब्लॉट था कि जो कि इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में ये इंजीनियरिंग इस तरह की पॉलिटिकल इतनी आसान काम नहीं होता। तो ये हमेशा से जो कराची को समझते हैं, मैं इतना नहीं समझता, मगर जितना समझते हैं कि एक जो इस तरह की, जिस तरह क्यू के अंदर मुस्लिम लीग के बेताशा धड़े हैं, पीपल्स पार्टी के इतने लोग छोड़ के गए, मगर एक हमेशा जो सेंट्रल धड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है और वो जो है वो कल्टिश धड़ा होता है। तो वो एक धड़ा तो वो रहेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट धड़ा वही रहेगा कि जब तक अल्ताफ हुसैन की मिथ है तो वो धड़ा उनके नाम से ही चलता रहेगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता
कैसे उसको ख़त्म करते हैं, या ये बिल्कुल मुस्लिम लीग की तरह ही 10 ग्रुप्स बन जाते हैं, उस सूरत में नहीं पता फिर पीएसपी का कि ये मजबूत होंगे या कमज़ोर होंगे, तो ये देखा जाएगा। मगर फ़िलहाल ये हालात एमक्यूएम के लिए भी अच्छे नहीं हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इनके ख़राब होने से कराची के हालात अच्छे हों। अमन कराची का है, हमारी तो ये कोशिश है कि आज कम से कम जो है एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि फारूक सत्तार ने कराची के अमन को बचाया है। सही। उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट जो किया है, अगर सेकंड थ्योरी जो मैंने शुरू में थी कि अगर इवन अल्ताफ हुसैन की मर्जी से भी हुआ है, तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो राग़िब करके सही उस पर लाना, मेरा ख्याल ये अक्लमंदी का तकाजा है। तो फारूक सत्तार ने फ़िलहाल कराची का अमन जो है उसको बचाया हुआ है। सो वो इतने विलन नहीं है जितने लोग बना रहे हैं उनको, क्योंकि कराची का अमन नहीं रहता तो बाकी सारे पाकिस्तान का अमन भी उससे खराबी होती है। मुख्तसर जानना चाहूंगी आमिर साहब की वफाकी हुकूमत कहाँ खड़ी है? मुख्तसर बिल्कुल। वफाकी हुकूमत जो है, नून लीग जो है वो एक अपनी दुनिया में मैं समझता हूँ कि वो रह रही है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं तकरीर देख रहा था कि वो बिल्कुल कल भी जो है जब ये सारा क्राइसिस चल रहा था उसमें से नून लीग गायब थी। अब ये पता नहीं स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं, मगर ये कोई अच्छी शुनीद नहीं है कि आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी बहरहाल जिम्मेदारी है। रेंजर्स कराची में हैं और रेंजर्स डायरेक्टली इंटीरियर मिनिस्ट्री के नज़र आते हैं। एक आधे बयान के अलावा चौधरी निसार का भी कोई ऐसा रोल नहीं नज़र आया। एक वैक्यूम था, तो जाहिर है वो फिर फौज ने ही फिल किया। तो इन्होंने बाद में कल जो हमेशा एक पैटर्न रहा है कि ज़रब-ए-अज़्म में भी जैसे फौज जब कर लेती है ये ओन कर लेते हैं, वही ला। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपनी स्पीच कर रहे थे, वो बिल्कुल उस पर बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। इस वक्त मजाक था। बिल्कुल इस वक्त वो अपनी दुनिया में हमें कुछ मगन से नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी खास हिकमत अमली के तहत की सारी सूरत हाल को देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।